गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। और आइए देखते हैं आज ये सामाजिक विज्ञान के प्रश्न हैं जो क्लास 10th के लिए हैं। रुक्मिणी पब्लिकेशन की ये नई बुक है और इसमें आपको पता होना चाहिए कि 11 सेट जो है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए हुए हैं, यानी कि प्रत्येक सेट में जैसे ये अभी पार्ट 3 में दिया है सामाजिक विज्ञान और ये हिस्ट्री का पेपर है। फिर इसके बाद इसी सेट में जो है कि ज्योग्राफी का है, पॉलिटी का है और इकोनॉमिक्स का है, यानी कि 4-4 सेट जो है कि एक सेट में करके दिया गया है और प्रत्येक के 50 या 40 प्रश्न दिए गए हैं। तो ये सेट 1 है, यानी कि पहले सेट के हिस्ट्री के प्रश्न हैं और इसी वीडियो में हम 2 इतिहास के सेट देखेंगे। इसी तरह से 2-2 करके देखने से वीडियो काफ़ी लंबा भी नहीं होगा और आसानी से जल्दी हो जाएगा। अगर हम चारों सब्जेक्ट का अगर वीडियो एक साथ अपलोड करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, यानी कि कुल 160 से 70 प्रश्न हो जाएंगे। तो इसमें हम इतिहास के 2 प्रश्नों को देखेंगे, यानी कि 2 सेट को देखेंगे आज, यानी कि सेट 1 और सेट 2 इसी वीडियो में रहेगा। दूसरा इसके बाद में एक बात और है कि यहाँ पर सामान्य अध्ययन की जहाँ तक प्रश्न है तो इस बुक में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न दिए हैं तो उसका वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि आखिर ये किताब नई है तो फिर मेरे पास वो सेट कहाँ से आ गए। तो देखिए, बीपीएससी टीआरई 1 के लिए मैंने एक बुक लिया था 9th-10th के लिए जो सामान्य अध्ययन का था, और इस बुक में भी सामान्य अध्ययन के वही प्रश्न दिए गए हैं जो हमने अपलोड किया है। तो इसमें चूँकि 11 सेट हैं तो आपको इसमें सिर्फ 11 ही प्रश्न जो है कि सेट मिलेंगे सामान्य अध्ययन के, जबकि हमने अपने उस बुक से 18 टेस्ट सीरीज का वीडियो हमने अपलोड किया है। और आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके, यानी कि जो बीपीएससी टीआरई 2 सामान्य अध्ययन के नाम से जो प्लेलिस्ट हैं, आप वहां से जा करके उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। उसमें जो मैथ के जो सॉल्यूशन हैं वो सभी वहां से पीडीएफ में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक उस वीडियो में होगा। आइए शुरू करते हैं आज का ये पहला प्रश्न। आज के लिए ये इतिहास के प्रश्न हैं और हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें 1 और 2 ये 2 सेट के इतिहास के प्रश्न हम इसी वीडियो में देखेंगे। पहला प्रश्न है कि यूटोपिया का लेखक कौन था। यूटोपिया का लेखक कौन था? सही जवाब इसमें हो जाएगा कि थॉमस मोर जो है कि यूटोपिया के लेखक थे। और ये थॉमस मोर एक अंग्रेज वकील थे, एक लेखक भी थे और एक मानवतावादी दार्शनिक भी थे। और इनके इस यूटोपिया का जो ये प्रकाशन हुआ था ये 1516 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखने लायक बात है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया। तो ये बताना है कि ये 1791 में महिला अधिकार घोषणा पत्र ओलंप डे गाजेस ने तैयार किया था। इस ऑप्शन इसका सी सही है। और ये एक फ्रांसीसी नाटककार, राजनीतिक कार्यकर्ता थे और जिनका लेखन जो है कि महिलाओं के अधिकार और उसके कुप्रथाओं पर आधारित था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था। इटली ने आक्रमण करके किस देश को जीता था? तो इसका सही जवाब है कि अबिसिनिया को जीत लिया था इटली ने आक्रमण करके। और इटली ने अबिसिनिया को 1935 ईस्वी में जीता था, यानी कि अबिसिनिया इसका राइट आंसर होगा। और अबिसिनिया को इटली ने 1935 ईस्वी में जीता था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है। इस घटना को हम बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानते हैं और इस तरीके से इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा। और 16 दिसंबर 1773 को यह घटना हुई थी, बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानी जाती हैं। और आप याद रख सकते हैं कि 16 दिसंबर और 1773 को बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था, यानी कि जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हो गई थी, यानी कि फर्डिनेंड की सेराजियो में हत्या हुई थी, और ये प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बना था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक, यानी कि 4 वर्षों तक चला था। और नेक्स्ट प्रश्न है, कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे। यानी कि कल्चरल जो रिवॉल्यूशन हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, तो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे। तो सही जवाब इसका हो जाएगा इसमें कि चाइना के जो प्रमुख थे वो जो है कि माओ जेडंग, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली थी। किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने की में सफलता मिली थी। तो इसका राइट आंसर है कि डचों को
इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने की सफलता मिली थी और 17वीं शताब्दी की शुरुआत में दक्षिण एवं पूर्व एशिया के मसाला बाज़ारों में प्रवेश करने के इरादे से जो है कि डच इंडोनेशिया में गए थे। और नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध की माता जो माया देवी थी और वो कोलीय वंश से संबंधित थी, यानी कि इस तरीके से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, इनकी उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें कोलीय वंश ऑप्शन में दिया नहीं है। और नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। तो ये प्रश्न काफ़ी चर्चित हैं। अब जानते हैं कि मेगास्थनीज जो है कि यूनान का एक यूनानी यात्री था और मेगास्थनीज जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और इंडिका नाम से उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, जो मौर्य वंश के इतिहास जानने का एक सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सही है। बराबर गुफाओं की पहाड़ी के विषय में निम्न में से क्या सही है ये बताना है। तो इसमें सही जवाब है कि देखिए बराबर पहाड़ी की जो गुफाएं हैं उनमें से देखिएगा बराबर पहाड़ी की गुफाओं में उत्कीर्ण अभिलेख 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व से संबंधित हैं, यानी कि ये भी सही है। और उसका एक और है कि बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, तो इस तरीके से एक से अधिक इसमें से जवाब सही है। और यहाँ पे इस तरीके से उपयुक्त में से एक से अधिक जो हैं कि इनमें से सही जवाब हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था और 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। ये प्रश्न है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, देख लीजिए। तो उसमें अल-बेरूनी जो है किसका राइट आंसर होगा, इन्होंने पुराणों का सबसे पहले अध्ययन किया था। इस तरीके से ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। और वह जो है कि खीवा यानी कि ख्वारिज्म देश का रहने वाला था। और अल-बेरूनी जो है कि मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी और जिसे तहकीके हिंद के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। ये नेक्स्ट प्रश्न है। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है और गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था। हालांकि वो उसको पूरा नहीं करा पाया था, जबकि पूरा कराने का काम इल्तुतमिश ने किया था। इस तरीके से तो इसमें 2 बातें हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद था और इसका कार्य शुरू किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसको पूरा बनवा नहीं पाए थे और अंत में इल्तुतमिश के द्वारा उसका निर्माण कार्य पूरा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। ये अगला प्रश्न है और अलाउद्दीन खिलजी इसके लिए सही आंसर होगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर के उत्पादन को 50% तक बढ़ा दिया था। इस तरीके से सही जवाब। और ये भी है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था सबसे अधिकतम भू राजस्व लेने वाला मुस्लिम शासक भी था। नेक्स्ट है, यहाँ से देखते हैं अब 50वां इसका प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। ये बताना है कि सबसे अधिक गुलाम जो है कि किसके दरबार में थे, तो फिरोज शाह तुगलक इसका राइट आंसर होगा, यानी कि इसके दरबार में सबसे ज़्यादा गुलाम रहते थे और लगभग 1,80,000 गुलामों की संख्या उसके दरबार में थी। और दीवान ए बंदगान का गठन किया था, एक अलग विभाग उसके लिए बनाया था जो दासों की देखभाल करता था। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था। विजयनगर साम्राज्य हरिहर व बुक्का ने जिसकी स्थापना की थी, तो उसके लिए वित्तीय व्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था ये बताना है। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था का मुख्य स्रोत जो है कि भू राजस्व हुआ करता था, यानी कि भू राजस्व से उपज का 1/3 से 1/6 भाग तक वहाँ पर भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। और फारस के जो यात्री हैं यानी कि अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य के पर जो है कि उसने कि पुलिस व्यय की पूर्ति वेश्यावृत्ति पर कर से किया जाता है, ये इसने लिखा है। और इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था। दीवान ए अर्ज विभाग किससे संबंधित था। देखिए दीवान ए अर्ज जो है कि एक रक्षा विभाग से संबंधित है। इस तरीके से ऑप्शन सी इसके लिए सही होगा। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। किस फसल की खेती नहीं होती थी, तो देखिए मक्का की खेती है 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में भारतीय किसान मक्का की खेती नहीं करते थे। और
इब्न बतूता के अनुसार किसान साल में 3 फसल काटते थे और इस तरीके से भारत में मक्का की खेती जो है कि 16वीं शताब्दी में शुरू हुई थी, यानी कि 13वीं-14वीं शताब्दी के बाद से यहाँ पे मक्का की खेती शुरू हुई थी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ये नेक्स्ट प्रश्न है। पुर्तगाली शक्ति का जो असली संस्थापक यानी कि जो वास्तविक संस्थापक माना जाएगा तो अल्बुकर्क को माना जाता है और भारत में पुर्तगाली राज्य का स्थापना का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए सही होगा। और अल्बुकर्क ने ही सबसे पहले गोवा पर अपना अधिकार जमाया था। इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट रखते हैं कि भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? काफ़ी चर्चित प्रश्न है और ये कई बार पूछा गया है कि 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट के नाम से यानी कि एक समाचार पत्र प्रकाशित किया था 1780 में। 1780 में इसका प्रकाशन हुआ था और ये भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज यहाँ पे पूछा है, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे भारतीय ब्रह्म समाज पूछा गया है तो आप निश्चित तौर से आप यहाँ पे राजा राम मोहन राय कह सकते हैं। राजा राम मोहन राय ने सिर्फ ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जबकि यहाँ पे भारतीय ब्रह्म समाज है और इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। 1865-66 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देख सकते हैं आप। तो इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके लिए सही जवाब होगा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था यानी कि इटली के क्रांतिकारी जो है यानी कि मैजनी को अपना राजनीतिक गुरु माना था, जो कि इस ऑप्शन में कहीं नहीं है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा। मुजफ्फरपुर बम कांड यानी कि जो 1908 में हुआ था उसका संबंध इनमें से किसके साथ है? 1908 में जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था उसमें उसका संबंध जो है कि वो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी से था, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब होगा। और नेक्स्ट है इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा यानी कि दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। और वे जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्षता किया था, यानी कि 1886, 1893 और 1906 में। और इसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं हम अगला प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो चंपारण में। हम जानते हैं कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। उस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और सबसे पहला जो सत्याग्रह हुआ था वो बिहार के चंपारण में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है, काफ़ी ईजी प्रश्न है। महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? पहला जन आंदोलन, चूँकि महात्मा गांधी ने असहयोग भी चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन भी, नमक आंदोलन भी, लेकिन अगर हम देखें कि पहला जन आंदोलन कौन था तो असहयोग आंदोलन इसके लिए सही जवाब होता है, क्योंकि पहली बार असहयोग आंदोलन में सबसे ज़्यादा जो है कि लोग उनके साथ आए थे और इस तरीके से इसका सबसे सही जवाब होगा, यानी कि असहयोग आंदोलन सबसे पहला जन आंदोलन था। और नेक्स्ट प्रश्न है स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना किया गया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 ईस्वी में। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। और इसका जो देखिए 100वां प्रश्न है 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो ये आया था प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए। और साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे जिसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था और इसलिए भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था और साइमन कमीशन के खिलाफ काले झंडे भी दिखाए गए थे। क्योंकि उसमें सभी जो सदस्य थे वो गोरे थे, यानी कि अंग्रेज थे, इसलिए उसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा शुरू की थी 1930 ईस्वी में, वो अपने जो साबरमती आश्रम है वहाँ से शुरू किया था और दांडी पर जाके ख़त्म हुआ था और वहीं पर उन्होंने नमक बना करके नमक कानून को भंग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किस भारतीय ने सुझाया था?
ये अगला प्रश्न है। और मोहन सिंह इसका सही जवाब होगा, यानी कि मोहन सिंह ने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज का विचार उनके मन में आया था। और वो मोहन सिंह जो है वो ब्रिटिश भारत की सेना में अफसर हुआ करते थे। इस तरीके से सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट है कि अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। जब अंग्रेज़ों ने भारतीयों को सत्ता यानी कि जब ट्रांसफ़र किया 1947 में, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो सही जवाब है कि उस समय जे.बी. कृपलानी इसके सही जवाब होंगे, यानी कि जे.बी. कृपलानी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। और 104 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया था। उनको जो है कि बांकीपुर जेल भेजा गया था, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। और इसमें नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बिहार राज्य के किस आंदोलन को दूसरी जंग आज़ादी कहा गया था। 105वां प्रश्न है। और बिहार में जो संपूर्ण क्रांति हुई थी, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने जिसका नेतृत्व किया था, और उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा भी लगाया था, और इसे ही बिहार का दूसरा जंग आज़ादी के नाम से भी जानते हैं। इस तरीके से सही जवाब है ऑप्शन बी। और नेक्स्ट प्रश्न है, जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ यानी कि दबिस्ताने मजाहिब की रचना की थी। इसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि मुहासिन फ़नी ने ये जो है कि इसकी रचना की थी, यानी कि दबिस्ताने मजाहिब की रचना की थी। और उनके विषय में है कि पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ जो है दबिस्ताने मजाहिब की रचना किया था, और इस ग्रंथ में उन्होंने अलग अलग धर्मों का तुलनात्मक वर्णन किया है। और इसी में पहली बार अकबर के दीन इलाही को भी एक नए धर्म की संज्ञा दी गई है। इस तरीके से अब नेक्स्ट प्रश्न आप देखते हैं कि सिखों के 9वें गुरु यानी श्री तेग बहादुर का बिहार में पदार्पण किस शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। 107वां प्रश्न है। और इसका सही जवाब है कि 17वीं शताब्दी में सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर का बिहार में पदार्पण हुआ था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल, जो कि इनके बुलाने पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे, यानी कि पटना में पहुंचे थे। तो ये पूछ रहा है कि किस वर्ष पटना पहुंचे थे। तो इसका सही जवाब होगा, यानी कि 10 अप्रैल 1917 को, यानी कि महात्मा गांधी पटना पहुंचे थे। और 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंचे थे, और चंपारण में वहाँ पे उन्होंने किसानों के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह किया था, यानी कि जो नील उत्पादन के संबंध में था, यानी कि तिनकठिया प्रथा के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था अपना। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस के 28वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये इसका सही जवाब है, यानी कि जो बिहार में 28वें जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो उसकी अध्यक्षता जो है कि रघुनाथ नरसिंह मघुलकर ने किया था, यानी कि सही जवाब इसका हो जाएगा। इसमें देख लीजिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। और इस सेट का 110वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था। चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी पर अभियोग कब चलाया गया था। तो 1917 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 1917 में। और हम जानते हैं कि राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे, और वहाँ पर किसानों के लिए उन्होंने आंदोलन किया था, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद आइए देखते हैं इसी यानी कि इतिहास का दूसरा सेट इसी वीडियो में देख लेते हैं, ताकि कम समय में हम देख सकें। अब देखिए यहाँ से देखते हैं हम, अब ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है, यानी कि ये सेट 2 जो है, यानी कि टेस्ट सीरीज दूसरा का इतिहास का प्रश्न है। और हमने पहले ही बताया कि इस वीडियो में हम टेस्ट सीरीज 1 और 2 दोनों के इतिहास के वीडियो देखेंगे, ताकि काफ़ी आसानी से हम इन सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। तो देखिए ये दूसरा टेस्ट सीरीज है, यानी कि ये दूसरे टेस्ट सीरीज का ये इतिहास के विशेष करके प्रश्न है। और इसी तरह से अब हम दूसरे वीडियो में ज्योग्राफी के प्रश्न देखेंगे, फिर उसके बाद से राज्य व्यवस्था के, और इसी तरह से इकोनॉमिक्स के बारी बारी से हम इसको देख सकते हैं। आइए पहला प्रश्न आज के लिए है कि प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ हैं। ये बताना है कि प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो तक्षशिला इसका सही जवाब होगा। तक्षशिला जो वर्तमान पाकिस्तान में है, और यहीं तक्षशिला विश्वविद्यालय से चाणक्य और जो जीवक थे, और इसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य जैसे व्यक्तियों ने शिक्षा प्राप्त किया था। नेक्स्ट है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं।
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक जो हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले थे, और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? देखिए, तो इसका गठन हुआ था 1664 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब होगा, और सूरत में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कवि कालिदास किसके राज कवि थे? यानी कि कालिदास जो है, जो संस्कृत के काफ़ी महान कवि माने जाते हैं, तो एक तरीके से कहा जाए कि भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं कवि कालिदास। तो वे किसके दरबार में रहते थे? तो देखिए, गुप्त वंश में वो जो है कि दरबारी कवि थे, और समुद्रगुप्त इसका सही जवाब होगा, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, यानी कि नवरत्नों में से एक थे। और इस तरीके से इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी कि समुद्रगुप्त नहीं, चूँकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे कालिदास। और यहाँ तक समुद्रगुप्त का बात है तो देख लीजिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, और वो भी गुप्त वंश के शासक थे। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? यहाँ पे देखिए प्रश्न कुछ मिसप्रिंट है। भारतीय राष्ट्रीय सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? तो देखिए, इसमें सही जवाब है कि यानी कि ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध उसने युद्ध किया था, और इस तरीके से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया गया था 1904 में, तो वो जो बनाया गया था लॉर्ड कर्जन के, यानी कि लॉर्ड कर्जन के प्रभुत्व में पारित किया गया था उसे। तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। और नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन के विषय में हम और भी बातें जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन किया था 1905 ईस्वी में। हालांकि बाद में बंगाल विभाजन रद्द भी करना पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के इसके संस्थापक कौन थे? देखिए, तो इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स, जो कि सही जवाब ऑप्शन ए में है, और 1784 में इसकी स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि 1919 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो हम जानते हैं कि अमृतसर में वो जालियांवाला बाग हुआ था, और 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा चल रही थी, और तभी जो है कि जनरल डायर ने आकर के वहाँ पे गोलियां चलवा दी थी। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? 1930 इसके लिए सही जवाब होगा, यानी कि 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था, यानी कि 6 अप्रैल 1930 को शुरू किया गया था। और गांधी जी ने साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत की थी, और गुजरात के डांडी पहुंच करके उन्होंने नमक कानून को भंग किया था। और इस तरीके से अगला प्रश्न हम देख सकते हैं यहाँ पे, B.I. लेनिन का संबंध किससे है? यानी कि B.I. लेनिन का संबंध किससे है? तो हम जानते हैं कि लेनिन का संबंध जो है कि 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी, और लेनिन जो है कि साम्यवाद के प्रणेता थे, और लेनिन के नेतृत्व में ही रूस का जो जार था, यानी कि रूस का सम्राट हुआ करता था, उसे हटा करके किसान और मजदूरों की वहाँ पे एक तरीके से कहें कि सरकार बनी थी। और अगला प्रश्न है, माओ डी जेडोंग किस देश के साम्यवादी आंदोलन का नेता था? ये बताना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि चीन के नेता थे, वो चीन के थे, और वो साम्यवादी आंदोलन के जनक थे। और नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। ये हम सभी जानते हैं कि ये बाल गंगाधर तिलक की एक तरह से तिलक का नारा था, और हम कह सकते हैं कि इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं सही जवाब होगा, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक इसमें ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। नेक्स्ट है कि यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? यंग बंगाल का नेता कौन था? देख लीजिए, इसमें सही जवाब है कि हेनरी विवियन डोराजिए जो है कि इसके नेता थे, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब होगा। और नेक्स्ट है कि मार्ले मिंटो यानी कि 1909 में जो हुआ था, तो ये तो देखिए पहले ही हो गया कि 1909 में, यानी कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म यानी कि मार्ले मिंटो जो सुधार है किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1909 इसका सही जवाब होगा। और इसमें जो है कि उस समय मार्ले उस समय भारत सचिव और मिंटो उस समय के भारत के वायसराय थे, यानी कि देखिए इसमें दो नाम हैं, मार्ले और मिंटो, एक जो है कि सचिव थे और एक वायसराय थे। इस तरीके से मार्ले मिंटो रिफॉर्म का नाम दिया गया था। महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म जो हुआ था 540 ईस्वी में वैशाली के कुंड ग्राम में। ये बताना है कि किस गोत्र में हुआ था, तो ज्ञात्रिक गोत्र इसके लिए सही जवाब होगा। और महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे, हम जानते हैं। नेक्स्ट है कि डांडी अभियान यानी कि जो डांडी यात्रा है उसका प्रारंभ कब किया गया था?
तो दांडी यात्रा का जो प्रारंभ हुआ था वो 12 मार्च 1930 को ये प्रारंभ किया गया था और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ करके यहाँ पे महात्मा गांधी ने नमक कानून को भंग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध जो प्रारंभ हुआ था 1939 में प्रारंभ हुआ था और 1945 तक चला था, यानी कि 6 वर्ष तक ये युद्ध चला था, काफ़ी लंबे समय तक। जबकि जो पहला विश्व युद्ध था 1914 से लेकर के 1918 तक ही चला था। यानी कि अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं, 5 मार्च 1931 को ये समझौता हुआ था और इसमें 11 सूत्रीय मांग ब्रिटिश सरकार के सामने महात्मा गांधी ने रखा था। नेक्स्ट है कि चीन में 1911 के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ था। 1911 में चीनी क्रांति हुई थी और इसका परिणाम क्या हुआ था कि वहाँ पर एक गणतंत्र की स्थापना हो गई और sun यat-sen द्वारा गणतंत्र की स्थापना हुई थी, यानी कि डॉक्टर sun यat-sen के द्वारा चीन में गणतंत्र की स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे कि व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। देखिए पाणिनि की रचना है ये, और इस तरीके से आप ये प्रश्न कई बार देख चुके होंगे कि पाणिनि जो है कि अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगला प्रश्न यहाँ से देखते हैं, यानी कि जो हमारा 91 जो प्रश्न होगा, यानी कि यहाँ पे है कि अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था। हमने पहले भी जिक्र किया था कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और बाद में उसे रद्द कर दिया गया था 1911 ईस्वी में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि और 12 दिसंबर 1911 को जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम और ये जो रानी मेरी उपस्थित हुए थे, और दिल्ली दरबार में ही राजा पंचम ने बंगाल विभाजन के रद्द करने की घोषणा किया था और दिल्ली दरबार में ही बंगाल को बिहार से अलग करने की घोषणा भी की गई थी। ये सभी बातें जो है कि आपको जानना चाहिए। और एक चीज़ और है कि दिल्ली दरबार की घोषणा के अधीन जो कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, यानी कि पहले भारत की राजधानी जो है कोलकाता हुआ करती थी और बाद में भारत की राजधानी को 1912 में दिल्ली कर दिया गया, यानी कि कोलकाता से दिल्ली जो राजधानी का ट्रांसफ़र हुआ था वो 1912 ईस्वी में हुआ था। फिलहाल इसका आंसर ए होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था। हिटलर नाम सुने होंगे आप ज़रूर। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था और हिटलर ने 1945 में आत्महत्या कर ली थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था। ये बताना है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो पारित किया था 8 अगस्त 1942 को, यानी कि 1942 इसके लिए सही जवाब होगा। और देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स इसका सही जवाब होगा। और हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1942 में और इसकी स्थापना जो किया था, यानी कि 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है, यानी कि CR दास को देशबंधु के नाम से भी जानते हैं इस तरीके से। और नेक्स्ट है कि फूलान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। फूलान आंदोलन प्रारंभ किया था यानी कि विनोबा भावे ने, और उनको सबसे ज़्यादा सफलता मिली थी फूलान आंदोलन में तो आंध्र प्रदेश में मिली थी। इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन सी होगा। और नेक्स्ट है चरक किसके राज चिकित्सक थे। चरक यानी कि किसके दरबार में रहते थे, तो देखिए चरक जो है कि कनिष्क के राज चिकित्सक थे और कनिष्क जानते हैं कि वो कनिष्क के दरबार में अश्वघोष भी रहते थे। और कनिष्क के शासनकाल में ही चौथी बौद्ध संगति हुई थी और जिसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था, महायान और हीनयान में। नेक्स्ट है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी, ये बताना है। तो सही जवाब है कि 1792 ईस्वी में, यानी कि श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी और टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ संधि किया था और इसके साथ ही तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था। अकबर ने 1572 ईस्वी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था गुजरात विजय की यादगार में। और नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व
घोषणा को अंगीकार कब किया था? 10 दिसंबर 1948 को किया था और सही जवाब है, और इसीलिए प्रति वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। और यहाँ से हम देख सकते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर था? ये बताना है कि विजयनगर किस तट पर स्थित था। तो देखिए, विजयनगर हम जानते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। इस तरीके से उपयुक्त में से कोई नहीं इसका जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी, लेकिन इसका ऑप्शन है इसमें से बी, यानी कि मुंबई में हुई थी। और कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो WC बनर्जी बने थे। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था, यानी कि इस तरीके से ऑप्शन आप बी को सही मानिए, मुंबई। और नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति यानी कि जो 1789 में हुई थी वो वहाँ का राजा कौन था? फ्रांस की क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? तो लुई 16वां वहाँ का शासक हुआ करता था। और चूँकि लुई 16वां जो है कि काफ़ी निरंकुश शासक था, और इस तरीके से 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में क्रांति हुई, और इसीलिए 14 जुलाई को ही फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्साय की संधि किन देशों का मानचित्र बदल दिया था? वर्साय की संधि जो हुई थी वो 1919 में हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। और वर्साय की संधि में जर्मनी के साथ काफ़ी जो है कि मित्र राष्ट्रों ने काफ़ी एक तरीके से कहें कि ज्यादतियाँ की थी। और इस तरीके से इसमें से देखिए, फ्रांस की संधि में एक से अधिक देशों का एक तरीके से कहा जाए कि माने मानचित्र बदल गया, जैसे कि फ्रांस हैं, जर्मनी है और ब्रिटेन, यानी कि इस तरीके से, क्योंकि उस समय जो भौगोलिक क्षेत्र थे उसका भी हेरफेर किया गया था। और जर्मनी के बहुत सारे जो क्षेत्र थे उसको फ्रांस को दे दिया गया था इस तरीके से, और पूरी तरह से जर्मनी को उसमें पंगु बना दिया गया था, यानी कि जर्मनी को काफ़ी उसमें नुकसान हुआ था। यहाँ तक कि जो प्रथम विश्व युद्ध में जो क्षति हुई थी उन सभी का हर्जाना भरने के लिए भी जर्मनी को ही जिम्मेवार ठहराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिटलर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? अभी देखिए, कुछ पहले ही प्रश्न में मिला हुआ था पिछले प्रश्न में कि 1945 में हिटलर ने आत्महत्या कर दी थी। और इस तरीके से हिटलर जानते हैं कि जर्मनी का चांसलर भी बना था 1933 ईस्वी में, जबकि उसका जन्म जो हुआ था 20 अप्रैल 1889 को हुआ था, वॉन में हुआ था। और हिटलर जो हैं वो नाजी पार्टी की स्थापना भी किया था, यानी कि नाजीवाद का जो संबंध है वो हिटलर से है। और नेक्स्ट है कि भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था? भूमिज विद्रोह यानी कि आप देख सकते हैं, और 1832 इसके लिए सही जवाब होगा। भूमिज विद्रोह जो हुआ था 1832 में हुआ था, और झारखंड के क्षेत्र में जनजातियों के द्वारा शुरू किया गया ये आंदोलन था। और नेक्स्ट है कि राष्ट्रसंघ सचिवालय का मुख्यालय कहाँ था? राष्ट्रसंघ सचिवालय का मुख्यालय कहाँ था ये देख लीजिए, और इस तरीके से इसका सही जवाब है जेनेवा में इसका मुख्यालय था। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद से 1920 में राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी, हालांकि वो अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ था। और इसके बाद से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में की गई थी। सिकंदर महान, ये बताना है कि कहाँ पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे ये बताना है, यानी कि सिकंदर महान का जो जन्म हुआ था 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और सिकंदर के पिता का नाम था लुई फिलिप, और सिकंदर यानी कि जिसे विश्व विजेता के नाम से भी जानते हैं, यानी कि विश्व विजेता बनने का सपना देखा करता था। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण भी किया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? यानी कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, जो गुप्त वंश के एक पराक्रमी शासक थे। इस तरीके से ये इतिहास के दूसरे टेस्ट सीरीज का भी ये प्रश्न था। और ये देखिए, इसके बाद से अब ऐसे ही अथवा करके दिया हुआ है, अब भूगोल के प्रश्न है, यानी कि इसके बाद से, हालांकि इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यानी कि अब तक आपने देखा टेस्ट सीरीज 1 और 2, यानी कि दोनों ही सेट के इतिहास के प्रश्न हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। और इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन देख लेंगे, यानी कि दो सेट का वीडियो हम एक साथ अपलोड करेंगे ताकि आप आसानी से इसको देख सकते हैं।